एनडीटीवी इंडिया के इस खास सेगमेंट देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। भोपाल में आज शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और सुबह 11 बजे कई विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। इनमें भाजपा से गोपाल भार्गव समेत 5 पूर्व मंत्री और 10 नए चेहरे मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, जिनमें सिंधिया कैंप के 9 से 10 करीबियों को मंत्री पद हासिल हो सकता है। शिवराज के चहेतों में रामपाल सिंह, राजेंद्र शुक्ला मंत्री पद से दूर रहेंगे, लेकिन इंदौर से रमेश मंदोला, उषा ठाकुर के मंत्री बनने के आसार हैं, जबकि उज्जैन से डॉक्टर मोहन यादव, बड़वानी से प्रेम सिंह पटेल, मंदसौर से यशपाल सिंह सिसोदिया, कुंवर सिंह टेकाम, सतना से राम खिलावन पटेल मंत्री बनने की रेस में। अनुराग द्वारिया हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। अनुराग, जो लिस्ट आपने भेजी है सूत्रों के मुताबिक, वो लिस्ट अभी हम दर्शकों को बता रहे थे, क्या कुछ चौंकाने वाले भी नाम सामने आ सकते हैं? और जो पेच फंसा था, जो 4 जो सिंधिया खेमे के कांग्रेसी विधायक नहीं थे, उनको क्या कोई जगह मिल पाएगी? देखिए शारिक, अब मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि जैसे बहुत करीबी लोग थे ये शिवराज सिंह चौहान के, पूर्व दिग्गज मंत्री हैं पारस जैन, गौरीशंकर बिसेन, रामपाल सिंह, राजेंद्र शुक्ल, ये जो पूरा रीवा संभाग है इसके बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। संजय पाठक, ये मध्य प्रदेश के सबसे अमीर विधायकों में से एक हैं और ऑपरेशन रंगपंचमी में इनकी अहम भूमिका थी। जालम सिंह पटेल और सुरेंद्र पटवा, ये वो लोग हैं जो अब शायद मंत्री ना बन पाए। इनमें से कई लोगों को देर रात मुख्यमंत्री निवास बुलाया गया था और जो पार्टी प्रभारी हैं विनय सहस्त्रबुद्धे, उन्होंने भी इनसे बात की। पार्टी सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने भी साफ कर दिया है कि ये जो इनके करीबी हैं नाराज होंगे, ऐसे में संगठन उनसे बात करे, वो बहुत ज्यादा इनको मान मनोबल फिलहाल नहीं करेंगे, बाद में उनसे बात कर लेंगे। अब इसमें से जो रूपरेखा बनकर सामने आ रही है देर रात और सुबह, इसमें बीजेपी के 16, जिसमें 7 पुराने और 9 नए चेहरों को मौका मिल सकता है, जिसमें गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, यशोधरा राजे सिंधिया, विजय शाह, जगदीश देवड़ा, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, विश्वास सारंगी इकलौते मंत्री होंगे भोपाल से। पहले और 2 नामों की चर्चा थी, प्रेम सिंह पटेल, इंदर सिंह परमार, उषा ठाकुर, ओम प्रकाश सकलेचा, ये कुछ दिनों पहले कोरोना संक्रमित हुए थे, भरत सिंह कुशवाहा, रामकिशोर कांवरे, मोहन यादव, अरविंद भदौरिया, राम खिलावन पटेल। सिंधिया खेमे से जो 9 लोग और मंत्री बनेंगे, यानी आप कहीं ना कहीं देखिए, कल जो वक्तव्य दिया था मुख्यमंत्री ने कि विष पीना पड़ता है, यानी 9 और पहले से 2, यानी 11 लोगों को अपने खेमे से सिंधिया मंत्री बना रहे हैं, जिसमें से महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रभुराम चौधरी, प्रद्युम्न सिंह तोमर, इमरती देवी, राज्यवर्धन सिंह, ओपीएस भदौरिया, गिरिराज दंडोटिया, सुरेश धाकड़, ब्रजेंद्र सिंह यादव। और जो कांग्रेस से आए थे लेकिन सिंधिया के करीबी नहीं माने जाते, उनमें से जो मंत्री बन रहे हैं वो है हरदीप सिंह डंग, बिसाहूलाल सिंह, एंदल सिंह कंसाना, यानी 8 मंत्री अब शपथ लेंगे। जो इसमें से बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है, पहले से ही 5 मंत्री हैं, यानी जो अधिकतम कोटा है 35 का, उसमें से सिर्फ 1 सीट बाकी रह जाएगी मुख्यमंत्री सहित, जिसको कभी भी और कोई कैबिनेट विस्तार हो तो जगह मिल पाएगी। पहले उम्मीद थी कि लगभग 25 मंत्री बनेंगे, यानी 4-5 सीटें बाकी रखी जाएंगी, 4-5 पद बाकी रखे जाएंगे, लेकिन अब जो खींचतान चली है सिंधिया खेमे से 9 की जगह 11 मंत्री बनाए गए हैं, उस वजह से अब सारी सीटों को भरना बीजेपी के लिए मजबूरी हो गई है। शुक्रिया अनुराग, विस्तार से बताने के लिए कि किससे जगह मिल सकती है और कौन छूट सकता है और इन पूरे नामों के पीछे की राजनीति क्या है। शुक्रिया। लॉकडाउन की वजह से करीब 3 महीने तक टैक्सियां बंद रही। जाहिर है इस दौरान टैक्सी मालिक और ड्राइवरों को कोई आमदनी नहीं हुई। सड़कों पर पहिए जरूर थमे रहे, लेकिन रोड टैक्स में कोई रियायत नहीं। बिल न जमा करने पर पेनल्टी भी लगने का प्रावधान है। ऐसे में बनारस के ट्रैवल एजेंट्स और टैक्सी ड्राइवरों के होश उड़े हुए हैं और वो टैक्सी चलाना छोड़ आरटीओ ऑफिस टैक्स माफ करवाने के लिए चक्कर लगा रहे हैं। वाराणसी के नदेसर इलाके में खड़ी ये गाड़ियां सैकड़ों पर्यटकों को हर रोज बनारस और उसके आसपास के इलाकों में घुमाती थीं, लेकिन लॉकडाउन ने इन गाड़ियों का पहिया जाम कर दिया। इस समय लॉकडाउन की वजह से 3 महीने से हम लोग के सारे स्टाफ, ड्राइवर और गाड़ियां धूल खा रही हैं, जिससे हम लोग बुरी तरह से त्रस्त। हम लोग का मतलब टूरिज्म डिपार्टमेंट बिल्कुल ही एकदम ख़त्म हो गया है। आने वाले 2020 तो पूरा टोटल चला गया है। फिर ड्राइवर की सैलरी, ड्राइवर भाई हम लोगों पे आश्रित हैं, ड्राइवर की फैमिली आश्रित है, जिससे हम लोग पर पूरा बोझ हम लोग पे आ गया है बिल्कुल पर्टिकुलर, जिस वजह से पूरा हम लोग त्रस्त हैं। वाराणसी में तकरीबन 30,000 कमर्शियल कार, ऑटो, टैक्सी, बस रजिस्टर्ड हैं, जिनसे तकरीबन 2 लाख परिवार सीधे तौर पर जुड़े हैं। छोटी गाड़ियों का टैक्स तिमाही के हिसाब से लगता है, जो कि 4,000 से 9,000 तक होता है, जबकि 35 सीटर से लेकर 45 सीटर बसों का रोड टैक्स हर महीने लगता है, जो कि 11,000 से
16,000 तक होता है। लिहाजा अब किसी तरह से टैक्स की माफी के लिए ये लोग आरटीओ दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, जहां इन्हें फिलहाल फौरी तौर पर आश्वासन ही मिल रहे हैं। बस ऑपरेटर लोग आए थे। इन लोगों का ये कहना था कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान जो गाड़ियां हमारी संचालित नहीं हुई हैं, इसके टैक्स को माफ़ किया जाए और हमारी गाड़ियों का समर्पण किया जाए। तो इस विषय में हमने इन लोगों को बताया है कि आप लोगों की बात जो है ऊपर तक रखी जा चुकी है और टैक्स माफ़ करने का निर्णय जो होता है वो शासन का होता है, नीतिगत निर्णय है, तो उस पर विचार किया जा रहा है, उस पर बात चल रही है। उम्मीद है जल्दी से जल्द इसका निर्णय आ जाएगा। लॉकडाउन के बाद टेम्पो, टैक्सी और ट्रैवल उद्योग से जुड़े लोग अपने रोजगार के पहिए को पटरी पर लाने के लिए एक बार फिर सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन इसमें उन्हें सबसे बड़ा ब्रेक रोड टैक्स का लगता नजर आ रहा है। ऐसे में ये लोग चाह रहे हैं कि सरकार लॉकडाउन के दरमियान के रोड टैक्स को माफ़ करे। ये कुछ हद तक जायज़ भी नज़र आता है और सरकार अगर ऐसा करती है तो इनके लिए बड़ी मदद भी होगी। वाराणसी से अनुज के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लालजी यादव ने अपने मुखिया अखिलेश यादव और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को खून से खत लिखकर बहन के इलाज के लिए मदद मांगी। समाजवादी युवजन सभा से जुड़े लालजी के बहन की किडनी खराब हो गई है। इसके इलाज के लिए केजीएमयू और एजीपीजीआई जा चुके हैं। सोशल मीडिया पर इस खत के वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सूचना सलाहकार ने ट्विटर पर इलाज कराए जाने का विश्वास दिलाया। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 585 मामले सामने आए। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त हेल्थ सेक्रेटरी अमित मोहन प्रसाद ने यह जानकारी दी। यूपी में फिलहाल 6700 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, करीब 16,500 ठीक हो चुके हैं और 718 लोगों की जान जा चुकी है। यूपी में ठीक होने वाले लोगों का प्रतिशत 69.12%। यह भी बताया गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी 75 जिलों में संक्रमण वाले रोगों, कम्युनिकेबल डिजीज की जानकारी के लिए मुहिम चलाई है। इससे राज्य में जलभराव, फॉगिंग और साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा जाएगा। यूपी के नौतनवा से निर्दलीय विधायक अमन मनी त्रिपाठी ने 30 जून को दूसरी शादी कर ली। उन पर अपनी पहली पत्नी की हत्या का आरोप है और वो जमानत पर बाहर है। अचानक 30 जून को उसकी शादी करने की बात सामने आने से सब हैरान है। अमन मनी ने दूसरी शादी ओशीन पांडे से की है। अमन मनी मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में सजा काट रहे पूर्व मंत्री अमर मनी त्रिपाठी का बेटा है। देश प्रदेश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। असम में 15 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। 23 जिलों के 2000 से ज्यादा गांव डूब चुके हैं। 25,000 लोग राहत शिविरों में हैं, जहां कोविड के नियमों पर भी अमल चल रहा है। एक दिन में बाढ़ की वजह से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। कुल 27 लोगों की जान जा चुकी है। बारपेटा जिले की बागबर इलाके में जाकर एनडीटीवी की यह खास रिपोर्ट। 55 साल के सब्जी विक्रेता अब्दुल काइजुद्दीन और उनके घर के 8 लोगों के लिए बाढ़ कोई नई चीज नहीं है। अपने गांव कंचनपुर में उन्होंने कई बार बाढ़ करीब से देखा है। ये गुवाहाटी से 130 किलोमीटर पश्चिम में है, लेकिन ऐसी बाढ़ उन्हें कभी याद नहीं। पहले ही उनकी कमाई पर लॉकडाउन और कोरोना के डर की मार पड़ चुकी थी। अब जिन खड़ी फसलों और सब्जियों से आखिरी उम्मीद थी, वो बाढ़ के पानी में समा गई है। हमने बहुत बाढ़ देखी, लेकिन इस बार हमारे लिए बहुत मुश्किल हालात हैं। इतनी विशाल बाढ़ तो पहले कभी नहीं देखी। हमारी पूरी जिंदगी तहस नहस हो गई। जो काइजुद्दीन का हाल है, वही बागबर विधानसभा के हजारों परिवारों का है। सबसे बुरी मार गांव के गरीबों पर पड़ी है। लॉकडाउन से गुजारा मारा गया था। लोग अपनी उगाई हुई सब्जियों और अनाज के सहारे जिंदा थे, अब वो भी जा चुकी। 35 साल के फखरुद्दीन हमें नाव से बाढ़ में डूबे अपने घर तक ले जाते हैं। वो मछुआरे हैं, 4 लोगों का परिवार है। बाढ़ का पानी बढ़ने के बावजूद वो राहत शिविर में जाना नहीं चाहते।
वहां कोरोना का खौफ है। लॉकडाउन के बीच बाढ़ आ गई है, इसने हमें तोड़ दिया है। कोरोना के डर में हम कैसे राहत शिविर चले जाएं? किसी का पेट में जो खाना, वो खाना कोविड ने लेके जा रहा है। जो यहाँ पे जो लोग रहता है, हर लोग मजदूर है, कोई लोग बाहर काम नहीं कर पा रहा है। और जो फ्लड है, ये फ्लड तो हम लोगों का जो मौत का प्याला होता है, यह मौत हर बार हम लोगों के लिए आता ही है। कांग्रेस के स्थानीय विधायक शर्मन अली अहमद बागबर के भीतरी हिस्सों में घूम घूमकर राहत सामग्री बांट रहे हैं। बाढ़ नई बात नहीं है और इस बार इस इलाके पर बुरी मार पड़ी है, लेकिन ये ऐसे समय आई है जब हम कोविड के साथ जीना सीख रहे हैं। हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, कोविड पर ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब हमें बाढ़ से भी लड़ना है और देखना होगा कि दोनों से कैसे निपटें। ब्रह्मपुत्र अपने पूरे उफान पर है। दशकों से करीब 2000 गांव पूरी तरह बह चुके हैं और करीब 1.5 लाख परिवार बेघर और बेदखल हैं। इस बार चुनौती अलग है और कहीं ज्यादा कड़ी है। बाढ़ से भी लड़ना है और कोरोना जैसी बीमारी से भी। गुवाहाटी से रत्नदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया।